प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रामनारायण मीना। पिछले वीडियो में मैंने अर्थशास्त्र की एक सिंपल सा परिचय दिया था कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिन समस्याओं से हम रूबरू होते हैं, वो समस्याएं जब हम उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, उन घटनाओं का, उन आर्थिक घटनाओं का, तो हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसके ऊपर जाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आजकल क्यों जो आईआईटी के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं देश के सबसे ब्रिलियंट और सबसे टफ एग्जामिनेशन को पास करने के बाद वो क्यों कर कंप्यूटर साइंस को लेते हैं। इस बात का यदि हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कंप्यूटर साइंस को लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसकी मांग है, उसका शानदार पैकेज है, तो संसाधनों का आवंटन उस तरफ हो रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 90 के दशक में भारत में जहाँ एक स्कूटर था जो जिसका एक बड़ा अच्छा ऐड आता था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, और 90 के दशक में आते-आते वो स्कूटर बाज़ार से गायब होता है और वो कंपनी भी अपने मोटरसाइकिल नए प्रकार से इंट्रोड्यूस करती है। क्या कारण था? फ्यूल एफिशिएंसी। या अमेरिका में 70 के दशक में जब फ्यूल की प्राइसेज़ बढ़ती है, तो लोग फ्यूल एफिशिएंट कार का यूज़ कर रहे थे। ये समस्त कारक है जो हमें इस बिंदु की तरफ ले जाते हैं। ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हम किस प्रकार से आर्थिक व्यवहार करते हैं। नहीं इसके लिए पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है, बल्कि हम स्वभावतः ही व्यवहार करते हैं। अ, यहाँ पर आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है और कौन-कौन सी विषय वस्तु है, उनको की चर्चा मैं करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से? इकोनॉमी शब्द लैटिन भाषा के इकोनॉमी से आया है, जिसका अर्थ है वन हू कैन मैनेज हाउसहोल्ड्स। थोड़ा-सा सुधार कर लें कि ये इकोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्द से आया, शायद मैंने यही बताया था। ग्रीक भाषा के इस शब्द से आया जिसका अर्थ है वन हू मैनेज ये हाउसहोल्ड। किस प्रकार से कोई परिवार अ, का प्रबंधन करता है। बड़ा आश्चर्यजनक से होगा कि हाउस होल्ड और इकोनॉमी दोनों की को एक होने की बात अजीब सी लगती है, लेकिन दोनों कॉमन है और दोनों ही एक ही इशू है जिसको डील करते हैं। तो हम फिर एक बार परिभाषा को देखें इसकी। इकोनॉमिक्स studies how the individual, farms, government, and other organizations within our society make choice, how the choices determine society's use of resource. अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार व्यक्ति, फार्म, सरकार तथा अन्य संगठन हमारे समाज में अपने पसंद या चुनाव को तय करते हैं तथा ये पसंद या चुनाव ये तय करती है कि संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं। चुनाव
या चॉइसेस को तय करने में 5 कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये 5 जो कंसेप्ट है वो है ट्रेड ऑफ, इंसेंटिव, एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेड ऑफ का अर्थ है कि पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें कि हमें रक्षा उपकरणों के लिए गन, बंदूक या रक्षा उपकरण बनाने हैं या लोगों के खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। तो अब यदि रक्षा हमारी प्राथमिकता में ज़्यादा है, तो हमें भोजन की सामग्रियों के उत्पादन के साथ समझौता करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा संसाधनों को रक्षा उत्पादन में लगाएँगे। तो यहाँ पर रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर भोजन की सामग्री का उत्पादन कम करना के लिए मजबूर होना होता है और यदि भोजन को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, राष्ट्र ये समझता है कि हमारी सुरक्षा के लिए इस समय चारों तरफ से हमारी परिस्थिति इस प्रकार की है कि ज़्यादा वहाँ पे संसाधनों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह लोगों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए, उनके जीवन के उपयोग के लिए जो वस्तुएँ, सेवाएँ हैं, उनका उत्पादन करने में अपने संसाधनों को लगाएगा। एक को बढ़ाने पर दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड ऑफ है। एक का चयन, दूसरे का कम। दूसरे को ज़्यादा तो पहले को कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इंसेंटिव है। प्रत्येक हमारे निर्णय इंसेंटिव से प्रभावित होते हैं। जैसे मैं अभी ये उदाहरण दे रहा था कि क्या कारण है कि लोग कंप्यूटर साइंस को का अध्ययन ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अ, ये इंसेंटिव है क्योंकि कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करने पर बेहतर आर्थिक पैकेज मिलते हैं। या निर्णय जो आप लेते हैं कि फ्यूल एफिशिएंट कार का चयन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो फ्यूल बचा रहा है, फ्यूल महँगा हो चुका है। या लोग भोजन में पोषक तत्वों को क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं बजाए कि दूसरी चीज़ों के। ये आपकी हेल्थ स्टेटस को प्राथमिकता को बताता है। तो ये इंसेंटिव है। हमारा प्रत्येक कार्य इंसेंटिव से प्रभावित होता है। हम एजुकेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद में हम अ, हमारे जीवन स्तर को सुधार करने के लिए जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो ज्ञान हमारे जीवन को तय करता है। हमारे आने वाले जीवन स्तर को तय करता है, हमारे रिटर्न्स तय करता है। इसी प्रकार से एक्सचेंज जब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गेहूँ के उत्पादन करने में स्पेशलाइज़्ड है, एक किसान गेहूँ या उसकी परिस्थितियाँ इस प्रकार की है, जलवायु इस प्रकार की है कि वहाँ गेहूँ का उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो कपड़े का उत्पादन अ, नहीं कर सकता। तो गेहूँ का अधिक से अधिक उत्पादन करके और वो कपड़े से एक्सचेंज करे। तो जैसे-जैसे एक्सचेंज करने का विनिमय करने का दायरा बढ़ता है, वैसे-वैसे आपके पास चुनाव का चयन के लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक्सचेंज करने के लिए इंसेंटिव के रूप में या ट्रेड ऑफ के रूप में सूचना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे हमारे हमें क्या निर्णय लेना है, ये निर्णय लेने में सूचनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि सूचनाएँ नहीं होगी, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएँगे। और अंतिम है डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का आवंटन और आय का वितरण। इससे इक्विलिटी तय होती है। तो ये जो 5 कांसेप्ट है ट्रेड ऑफ, रिसोर्स आर स्केर्स, संसाधन सीमित है सो ट्रेड ऑफ आर द बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ। संसाधन सीमित है अतः हमें अ, ये चयन करना है कि हमें किसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, जिसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो किसी और को कम करना पड़ेगा। इंस्टेड इन मेकिंग चॉइसेस डिसीजंस मेक्स रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, हमारे इंसेंटिव के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। एक्सचेंज कोई एक्सचेंज पीपल बेनिफिट फ्रॉम वॉलंटरी एक्सचेंज एंड इट्स मार्केट इकोनॉमिक मार्केट एक्सचेंज लीड टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। यहाँ पर संसाधनों का कुशलतम प्रयोग की महत्वपूर्ण अवधारणा निकल करके आती है कि एक्सचेंज यदि हम करते हैं तो अ, हमारे पास एक तो दायरा बढ़ता है विकल्पों का और दूसरा एक्सचेंज से संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होता है। इंफॉर्मेशन द स्ट्रक्चर दैट मार्केट टेक्स एंड हाउ वेल दे कैन फंक्शन, बाजार
और का ढांचा और बाजार की कुशलता इंफॉर्मेशन पर निर्भर करती है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट डिटरमाइन हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी, किस प्रकार आर अलॉटेड टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो वस्तुएं सेवाएं संसाधन देश के संसाधनों से उत्पादित की जाती है इकोनॉमी में, वो किस प्रकार से सोसाइटी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वितरित किया जाए। तो वितरित करने में वितरित करने का जो एक कंसेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी हम देखेंगे आगे जाकर के कि 3 प्रकार के मार्केट होते हैं। अब हम फिर एक बार यहाँ जाते हैं कि सिस्टमेटिक रूप से किस प्रकार से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और परिभाषा क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा स्पष्टतः कभी परिभाषित इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि इसकी विषय वस्तु लगातार बदलती रही है। आप देखेंगे कि जो मनुष्य बहुत आदम समाज में रह रहा था, तो उसके लिए केवल मात्र भोजन एक समस्या थी। कि वो भोजन का अ, दिन में किस प्रकार से समय का उपयोग करे कि शाम तक भोजन खाने के लिए, आज के खाने के लिए भोजन जुटा ले, और इसके लिए वो शिकार करता था या फल-फ्रूट का सहारा लेता था, तो अपना समय वहाँ लगाता था। लेकिन समय के साथ में पूरी मानव जीवन की जो परिवर्तन आया है, तो उसके उसकी विषय वस्तु बदल गई है, उसकी गतिविधियाँ बदल गई है, उसके निर्णय लेने के विकल्प बदल गए हैं, तो इस आधार पर परिभाषाएँ बदली है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक रूप से जो परिभाषा इकोनॉमिक्स की है, वो हम यहाँ पे देखिए, ज्ञान के एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अर्थशास्त्र का प्रारंभ सन 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक जिसको वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं, आप सभी जानते हैं, के प्रकाशन के साथ हुआ। वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा आती है, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, और एडम स्मिथ से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की और सारी विषय वस्तु, इनका एक वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण शुरू हुआ। इसलिए एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के समस्त जो विषय वस्तु है उनको छुआ, और कहीं न कहीं आज वो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में एक आधारभूत ढांचा के रूप में काम करती है। और इसी आधार पर अर्थशास्त्र के पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जिसको संस्कृत में तो वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं, और उसका पूरा नाम था नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। संस्कृत में उसको वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। कि उन्होंने जो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, वो इस प्रकार से था। एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति और कारणों की खोज से संबंधित है। यानी राष्ट्र धन की प्रकृति, राष्ट्रों के धन की प्रकृति, और किस प्रकार से धन को बढ़ाया जाए, उनके कारणों, कैसे जनरेट किया जाता है धन, उसके कारणों की खोज से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, 18वीं सदी में यूरोप में एक महत्वपूर्ण रूप से ये प्रतियोगिता थी यूरोप के राष्ट्रों में, वो नए-नए समुद्र मार्गों का खोज कर रहे थे और नए-नए उपनिवेश बना रहे थे, व्यापार का विस्तार हो रहा था, और एक राष्ट्र वाणिज्यवादी प्रवृत्तियाँ का उस दौर में प्रभाव था, और स्वतंत्र बाजार प्रणाली का विकास हो रहा था, और किस प्रकार से एक राष्ट्र अधिक से अधिक धन कमाए, इस पे अधिक जोर था। तो उस दौर से प्रभावित थे, इसी दौर के ऊपर उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा। एडम स्मिथ की भांति 18वीं सदी में अन्य विद्वान भी अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार धन की उत्पत्ति का विश्लेषण बताया।
विश्लेषण की ये पद्धति, ये प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो जेविसे और वॉकर आदि अर्थशास्त्री थे। परंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही कुछ परंपरावादी, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्रियों ने ये कहना आरंभ कर दिया कि धन मानव जीवन के लिए एक साधन मात्र है। यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है धन, पर इसकी उत्पत्ति के विश्लेषण के मात्र से ही अर्थशास्त्र को जोड़ना उचित नहीं है। और इस बात को अल्फ्रेड मार्शल, जो ब्रिटेन के थे, अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा कि धन की उत्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि धन के उपयोग के द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाए। इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण के शास्त्र की संज्ञा दी। यानी अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मानव का भौतिक कल्याण किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, उसको अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए। परंतु साथ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मानव के कल्याण में अभिवृद्धि धन के माध्यम से ही संभव है। तो देखिए, यहाँ पर मार्शल ये कह रहे हैं, 1890 में आते आते जो धन की प्रकृति और कारणों का अध्ययन सुझाया था अर्थशास्त्र का संबंध, की अर्थशास्त्र का संबंध धन की प्रकृति और धन के कारणों का विश्लेषण किया जाए। वो 1890 में आते आते उसकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आती है। उसमें इस बात पे जोर दिया कि धन या वेल्थ एक साधन मात्र है। धन एक साधन मात्र है, वेल्थ एक साधन मात्र है, ये लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या है? मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि की जाए। मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि किस प्रकार से की जाए, ये मार्शल ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया। तो मार्शल का कहना है, देखिए मार्शल की परिभाषा को हम पढ़ें, अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। मतलब उसका एक सामान्य व्यवसाय है, उसका एक सामान्य व्यवहार है जो दिन प्रतिदिन वो रूबरू होता है उससे। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का विश्लेषण किया जाता है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र को मानव जीवन के सामान्य कल्याण से संबंधित बनाया। दूसरी बात इसमें यह है कि भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से संबद्ध जो निर्णय लेने होते हैं, उनका विश्लेषण अर्थशास्त्र है। आगे जाकर के ये कहा गया कि भाई अर्थशास्त्र को यहाँ पर परिभाषा के, मार्शल की परिभाषा के देखें कि मनुष्य के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है और व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे ये समस्या एक उभर करके आए कि समाज को ही आर्थिक समस्याओं का, सामाजिक मनुष्य को ही आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि मानव मात्र को भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर दो बातें बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जब केवल हम मानव की बात करते हैं तो जंगल या निर्जन टापू में रहने वाला कोई व्यक्ति जो आधुनिक समाज से या अन्य दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, वो भी इस बात का सामना करता है कि मुझे सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करना है। तो केवल समाज में रहने वालों का ही विश्लेषण अर्थशास्त्र में नहीं किया जाए, बल्कि मानव मात्र के लिए मानव को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये न केवल सामाजिक विज्ञान है, बल्कि मानव विज्ञान, मानव के व्यवहार का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर एक दायरा बढ़ा दिया गया है
केवल जो समाज में रहता है उनका ही नहीं, समाज से बिल्कुल अलग-थलग बाहर रहने वाले, मान लो कोई एक व्यक्ति एक ऐसे जंगल में रहता है, एक ऐसे टापू में रहता है जहाँ और कोई नहीं रहता है, वो भी अ, ट्रेड ऑफ का सामना करता है, उसको भी इंसेंटिव है, वो भी एक्सचेंज करता है, वो भी उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है। तो ये यहाँ पर प्रमुख बात है। अतः अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं है, अपितु एक मानव विज्ञान ही है। इसमें समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति का भी अध्ययन होना चाहिए। जैसे ये उदाहरण दिया जाता है कि रॉबिन्स क्रूसो एक निर्जन टापू पर अनुभव करता है कि उसकी आवश्यकताएं अनंत है, जबकि उन्हें संतुष्ट करने हेतु सीमित संसाधन एवं सीमित समय उपलब्ध है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करना होता है। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से ये आता है कि अर्थशास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र न केवल एक सामाजिक विज्ञान है बल्कि मानव विज्ञान भी है। और दूसरी बात यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। इस सीमित मनुष्य की इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन सीमित है। इन संसाधनों का किस प्रकार से विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए कि उसके भौतिक कल्याण में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके या उनकी आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि की जा सके। तो मानव के व्यक्तिगत या सामाजिक व्यवहार का उस बात का विश्लेषण करता है जिसमें सीमित, परंतु वो सीमित संसाधन है। अब उस सीमित संसाधनों में खास बात है कि उसके वैकल्पिक प्रयोग करना संभव है। सीमित परंतु वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों का असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए। ये यहाँ पर अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को और स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। यही विचारधारा सन 1932 में प्रोफेसर लियोनास रॉबिन्स के द्वारा प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अभिव्यक्त। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों एंड तथा सीमित परंतु अनेक उपयोग वाले साधनों से संबद्ध मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्य क्या है, मानव का कल्याण, साध्यों तथा संसाधन सीमित है, सीमित संसाधन परंतु उन सीमित संसाधनों को वैकल्पिक प्रयोग करना संभव है, उसके प्रति मानव का व्यवहार कैसा है, इस बात का विश्लेषण करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है जो साधनों तथा सीमित परंतु वैकल्पिक उपयोग वाले अब इसको देखें, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों एंड तथा सीमित परंतु अनेक उपयोग वाले साधनों से संबद्ध मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स की परिभाषा में यहाँ देखें तो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से निकल करके आती है। इस परिभाषा के अनुसार मानव की आवश्यकताएं असीमित है। मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी होने पर वो किसी दूसरी आवश्यकता को जुटाने में लग जाता है, यानी उसकी आवश्यकताएं असीमित है। जहाँ उसकी आवश्यकताएं सीमित हो जाती है वहाँ वो, हम ये कह सकते हैं कि चाहे महात्मा गांधी के इस विचार को लिया जाए कि संत होकर के व्यक्ति प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करे और अपने आवश्यकताओं को सीमित करे, संतुष्टि के लेवल को सीमित करे। जेके मेहता भी इस बात पर जोर देते हैं, परंतु यहाँ पर हम व्यापक रूप से मानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। जो असामान्य व्यक्ति है उनकी हम बात यहाँ पर एक प्रकार से उनको न देख करके एक कॉमन व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित, इसकी पूर्ति करने के लिए साधन सीमित, इसकी पूर्ति करने के लिए समय सीमित, और तीसरी बात, इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। अब यहाँ पर संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। आप देखेंगे कि मान लीजिए जैसे गेहूं है,
अब गेहूँ से सीधी रोटी बनाई जा सकती है, गेहूँ से दलिया बनाया जा सकता है, गेहूँ से ब्रेड बनाई जा सकती है। ऐसे ही जैसे दूध है, तो दूध सीमित मात्रा में है। इस सीमित साधन सीमित वस्तु के कई प्रयोग करना संभव है। जैसे दूध से आप चाय बनाते हैं, दूध को आप सीधे कंज्यूमेबल गुड्स के रूप में दूध को पीते हैं, दूध से इसके बायो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। घी, दूध घी, छाछ मिठाइयाँ ये सारे बनाते हैं। तो इसके कई बायो प्रोडक्ट हैं। तो साधन एक है, इसके कई प्रयोग करना संभव है। अब इसमें आए, आपके पास ₹100 हैं, अब आपकी अ, हज़ारों ख्वाहिश ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। गालिब का ये ख़्याल बिल्कुल यहाँ से ही लगता है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित है। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आवश्यकताएँ अनंत है मनुष्य और हर आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। पर जो मिला दी हुई परिस्थिति में मनुष्य समझता है कि ये भी कम है। अब देखिए यहाँ पर आवश्यकताएँ अनंत है, ये बहुत स्पष्ट हो गया। आप बचपन में छोटे खिलौने की माँग करते हैं, फिर साइकिल की माँग करते हैं, फिर मोटरसाइकिल की माँग करते हैं, फिर आपका इनकम का लेवल बढ़ता है तो आप कार में अन्य कई प्रकार की लग्ज़री गाड़ियाँ, मकान इनकी माँग करते जाते हैं। मनुष्य का जीवन चलता रहता है लेकिन उसकी आवश्यकताएँ कभी पूरी नहीं होती है। एक मंजिल प्राप्त करने पर दूसरी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो जुट जाता है। तो ये उसकी निरंतरता भी है, ये मनुष्य की सार्थकता भी है, उसका यथार्थता भी है कि वो इस प्रकार से इसमें लगा रहता है। तो यहाँ पर अ, मैं उदाहरण ये दे रहा था कि आपके पास ₹100 है। अब आपको बहुत सारी ख्वाहिश है जिसकी पूर्ति करनी है। लेकिन आप आपने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा। लेकिन आप देखेंगे कि ये निर्देश देते हैं फैमिली में कि इसीलिए इसको हाउ टू मैनेज द हाउसहोल्ड्स घर का प्रबंधन कैसे करें ये कहा गया है। फैमिली में ये निर्देश मिलता है कि साहब आप ये जो आपको ₹100 दे रहे हैं आपको क्या काम करना है इसका? और यदि मान लो निर्देश नहीं मिलता है तो भी आप ये देखते हैं कि मुझे सबसे पहले कौन-सी अ, जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। यानी आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आपके दिमाग में आपने एक प्रेफ़रेंस ऑर्डर बना लिया और फिर उस आवश्यकता पे सबसे पहले पैसा खर्च करने की आप कोशिश करेंगे, आप अपने विवेक से जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सबसे पहले आप संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ₹100 की मुद्रा इकाई है उसके कई उपयोग हो सकते हैं। आप कई उसके यूज़ ले सकते हैं। आप अपने लिए खाने का नाश्ता का प्रबंधन कर सकते हैं, शिक्षा पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, मनोरंजन पे खर्च कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे खर्च कर सकते हैं। ये सारे बहुत सारे विकल्प आपके पास है। ऐसे ही पूरी समुदाय के लिए ये बात है, पूरे राष्ट्र के लिए भी यही बात है। जब राष्ट्र को एक पूरी इकोनॉमी के रूप में देखते हैं, तो वो अपने संसाधनों का अ, कहाँ उपयोग करे जहाँ कि लोगों के जीवन स्तर को अभी और भविष्य के लिए बढ़ाया जा सके। तो ये आपके पास बहुत सारे आवश्यकताएँ हैं और उनको आप उनमें से आवश्यकताओं को एक क्रम में संजोते हैं और फिर सबसे पहले उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस समय है। तो अ, इन सब के फलस्वरूप मानव को विभिन्न आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है। बहुत सारी आवश्यकताएँ हैं। उसमें सबसे पहले किसका चयन करें? ये चॉइस है, ये चुनाव है। तो चॉइस बहुत महत्वपूर्ण है। चॉइस में तथा ये चुनाव करने से पूर्व एक विवेकशील व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकताओं के क्रम में रखता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब चुनाव करना है मनुष्य को, क्यों चुनाव करने की समस्या क्यों आई? फिर आप एक बात समझिए, अर्थशास्त्र को यहीं से समझने की ज़रूरत है। चुनाव करने की समस्या क्यों आती है? हम उस सामान्य व्यक्ति के व्यवसाय का अध्ययन करते हैं जो अ, जिसकी आवश्यकताएँ असीमित है और सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों को वैकल्पिक प्रयोग करना संभव है। तो वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार से करे, किस ढंग से करे, कैसे विवेकपूर्ण ढंग से करे कि वो अपनी आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो यहाँ पर चुनाव महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। जब चॉइस या चुनाव की बात आती है, तो मैंने 5 की कोर आइडियाज़ की चर्चा शुरू में ही की थी। वो मैं आपको फिर यहाँ पे
रखना चाहूँगा। क्या चुनाव में क्या 5 कोर आइडियाज़ थे देखिए, 5 कोर आइडियाज़ थे। ट्रेड ऑफ, हमें ये चुनाव करना है कि किस पे पैसा खर्च करना है। यदि एजुकेशन पे परिवार वर्तमान में ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो वो अन्य आराम की वस्तुओं पे कम खर्च करेगा। शिक्षा पे अधिक खर्च करता है। तो या फिर आराम की वस्तुओं पे ज़्यादा कोई परिवार ध्यान देता है, तो शिक्षा पर वो कम शिक्षा या स्वास्थ्य पर कम खर्च करेगा। आगे जाकर के इसके निर्णय अलग प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर के आएँगे। तो एक को बढ़ाने पर दूसरे को कम करना पड़ता है। प्रेरणा मिलती है। आप क्यों को बढ़ाना चाहते हैं? आप एजुकेशन पे पैसा एजुकेशन में निवेश क्यों करना चाहते हैं? मनुष्य को क्यों एजुकेट करना चाहते हैं? एक राष्ट्र के लिए भी, एक परिवार के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए भी। क्योंकि एजुकेट होकर के जो उसको ज्ञान मिलेगा, उससे वह अधिक उसके जीवन में एक गुणात्मक वृद्धि होगी और मात्रात्मक वृद्धि इस रूप में होगी कि वो अधिक उससे उससे उसके लिए अवसरों का द्वार खुलेगा, अपॉर्च्युनिटी खुलेगी और उसका जीवन बेहतर होगा। एक राष्ट्र का जीवन बेहतर होगा। एक राष्ट्र को लॉन्ग सस्टेन और दीर्घकाल रूप से लोगों के जीवन में सुधार करना है, मानव का विकास करना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोर देने की ज़रूरत है। तो ये इंसेंटिव है उसको कि मुझे आने वाले समय पे क्या करना है, मेरे राष्ट्र के नागरिकों के जीवन स्तर को कैसे सुधारना है। इसी प्रकार से वो एक्सचेंज करता है। जो समाज में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, बड़े स्तर पे उत्पादन होता है, वो एक्सचेंज होता है। ये जो एक्सचेंज होगा, इससे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होता है, कुशलतम मोस्ट एफिशिएंट यूज़ होता है। फिर संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने के लिए बाज़ार का संरचना और बाज़ार के अच्छी तरीके से काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इन्हीं आधारों पर मार्केट ये तय करता है कि वस्तुओं और सेवाओं का किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें, यानी संसाधनों को कहाँ लगाएँ और फिर जो वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित की गई है अर्थव्यवस्था में, उसको किन लोगों को वितरित किया जाए। ये 5 की आइडियाज़ है और यहीं से ये चीज़ भी निकल कर के आती है कि अर्थशास्त्र का संबंध अ, स्कैरसिटी से है। इकोनॉमिक्स का अर्थ है स्कैरसिटी, द लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्स, संसाधन सीमित है और इकोनॉमिक्स भी इसी बात का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है कि द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी मैनेज लाइक ए स्केर्स रिसोर्स, सीमित संसाधनों का कैसे उपयोग करें। जब यहाँ पर सीमित संसाधनों का कैसे उपयोग करें, तो 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से निकलती है, ट्रेड ऑफ और एफिशिएंसी। इसका चुनाव करना है, किसको ज़्यादा प्रोत्साहन करना है और दूसरा, जब किसको ज़्यादा चुनाव करना है और किसको घटाना है, तब संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने की अवधारणा आती है। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करें। जैसे एक किसान अ, गेहूँ का उत्पादन करता है, तो गेहूँ का कि जो आपके पास ज़मीन और जो आपके पास पानी और संसाधन है, उससे कैसे पर हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन किया जाए। अपनी आय बढ़ाने के लिए किसान गेहूँ का उत्पादन करे या सरसों का उत्पादन करे। तो गेहूँ और सरसों के बीच में ट्रेड ऑफ है, एक को बढ़ाने पर दूसरे को कम करना पड़ता है। एक के साथ तो सरसों को उत्पादन करना है, ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ये इंसेंटिव है कि सरसों के उत्पादन करने से आय ज़्यादा होगी, तो उसको गेहूँ के उत्पादन में संसाधनों में कमी करनी पड़ेगी। तो ये ट्रेड ऑफ है और यहाँ पर इसी से ही एफिशिएंसी आती है। सीमित संसाधनों का कैसे कुशलतम उपयोग करें ताकि अधिकतम उत्पादन किया जा सके और इसी से ही इक्विलिटी का कांसेप्ट आता है। जो वस्तुएँ और सेवाएँ अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जाती है, वो किस प्रकार से समाज में समानता से वितरित की जाए। देखिए यहाँ पर समानता से जो वितरित करने वाली बात की गई है, तो ये कांसेप्ट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे के लिए उपलब्ध संसाधन या वस्तुओं की मात्रा में कमी किए बिना अन्य व्यक्ति के लिए संसाधनों की उपलब्धता
या वस्तुओं की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। ये है संसाधनों का अ, अ, ये इक्विटी का कंसेप्ट है। यानी एक व्यक्ति के लिए संसाधनों की उपलब्धता में कमी किए बिना दूसरे व्यक्ति के लिए किस प्रकार से वस्तुओं, सेवाओं की या संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाए, ये इक्विटी है। तो समाज में आर्थिक संपन्नता को निष्पक्षता के साथ वितरित कैसे किया जाए, ये इकोनॉमिक्स में इस बात का अध्ययन किया जाता है और यहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अवधारणा आती है। यदि आप 1 क्विंटल सरसों का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 क्विंटल सरसों का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप कुछ मात्रा में गेहूँ के उत्पादन में कमी करेंगे। यानी गेहूँ के उत्पादन में लगे हुए संसाधनों को हटा करके और सरसों के उत्पादन में लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, तो ये मान लीजिए आरंभ में 2 हेक्टेयर पे सरसों का उत्पादन है और 3 हेक्टेयर पे गेहूँ का उत्पादन है। अब यदि मान लीजिए गेहूँ की प्राइसेज़ सरसों की तुलना में कम हो जाती है, तो सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव होगा और सरसों के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, तो ट्रेड ऑफ हो रहा है। किसके बीच में? गेहूँ और सरसों के बीच में। गेहूँ सरसों का उत्पादन बढ़ा रहा है तो गेहूँ का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ये तो हो गया ट्रेड ऑफ की अवधारणा। फिर अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि कितने संसाधनों को गेहूँ से निकाल करके, जैसे मान लीजिए कि पहले गेहूँ के लिए केवल 3 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा था और अब सरसों के लिए 4 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करना चाहता है, तो गेहूँ के लिए केवल मात्र 1 हेक्टेयर भूमि ही बचती है, क्योंकि टोटल आपके पास 5 हेक्टेयर भूमि है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक को उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे के उत्पादन में कितनी कमी की जाती है या दूसरे के पहले के उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने संसाधनों को दूसरे उपयोग से हटा करके पहले उपयोग में लगाया जाता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। आधुनिक संदर्भ में इस प्रकार अर्थशास्त्र को सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग के विश्लेषण की संज्ञा दी जा सकती है और इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है। साधनों की सीमितता के कारण इसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अधिमानों का जब आप आपके साधन सीमित है, तो और सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का इंसेंटिव है, तो फिर हमारी आवश्यकताओं को एक प्रेफ़रेंस ऑर्डर में रखा जाए। मतलब सबसे पहले उस आवश्यकता को पूर्ति करने का प्रयास करें हम, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद में उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, तो एक ऑर्डर बना दें। तो ये इसको कहते हैं प्रेफ़रेंस ऑर्डर। अ अ, जैसे ये प्रेफ़रेंस ऑर्डर है कि आपके सामने इकोनॉमिक्स है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस है। अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं? ये आपकी प्रेफ़रेंस। आपके पास सीमित संसाधन है, आपको 5 घंटे पढ़ने के लिए। तो यदि आप 4 घंटे इकोनॉमिक्स में लगाते हैं तो अ अ, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 ऑवर ही बचता है। तो ये अ, आपको सबसे पहले किसको पढ़ना है? ये प्रेफ़रेंस है। जैसे आप देखते हैं कि अ, 2 दिन बाद में जिसके एग्ज़ाम हैं, तो हम पूरा समय उस विषय को पढ़ने में लगा देते हैं और अ, उसमें कम समय लगाते हैं जिसकी एग्ज़ाम 5 दिन बाद में है। तो ये क्या है? ये प्रेफ़रेंस होता है हमारा। चुनाव की समस्या वस्तुतः स्थापनन की समस्या है। जब हम चुनाव करते हैं, तो जिसे हम कह रहे थे कि ट्रेड ऑफ करना होता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाते हैं। ये सब्स्टिट्यूशंस यहीं एक्सचेंज छुपा हुआ है। साधनों के द्वारा उत्पादन संभाव्यता एक तकनीकी स्तर में प्रत्यक्ष संबंध है। मतलब एक अर्थव्यवस्था कितना मैक्सिमम दिए हुए संसाधनों से उत्पादित कर सकती है, जिसमें तकनीकी शामिल है। दी हुई तकनीकी से कितना मैक्सिमम उत्पादन दिए हुए संसाधनों का बेस्ट उपयोग करते हुए की जा सकती है, ये ये तकनीक इसमें छुपी हुई है। अब अब देखिए, यहाँ पे एक परिभाषा में आया था कि अ
साधनों की सीमितता के कारण उसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। ये विवेकशीलता का क्या अभिप्राय है? रेशनल बिहेव किसे कहेंगे? व्यक्ति या समाज को किन दशाओं में विवेकशील माना जाए? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के मतानुसार विवेकशील व्यवहार में निम्न तत्व शामिल होने चाहिए। क्या? स्वहित को अधिकतम करना, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, मतलब अपने हित को मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं। और देखिए इनबिल्ट सा रहता है। एक साल का बच्चा उसको एक बिस्किट दे और एक तरफ दूसरे हाथ में पूरा बिस्किट का पैकेट दे, तो वो किसको लेना पसंद करता है? वो पूरे बिस्किट को लेना पसंद करता है। तो अपने हित को अधिकतम करने की इन्नेट हमारे पास एक व्यवहार होता है। तो स्वहित को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ता के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है, दी हुई आय सीमाओं के अंतर्गत। उत्पादक के संदर्भ में ये कहा जाता है कि लागत को न्यूनतम करते हुए अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो ये क्या है? ये स्वहित को अधिकतम करना का तत्व इसमें शामिल है। दूसरी बात, विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों के हित परस्पर असंबंधित है। ये मानते हैं कि एक जो निर्णय ले रहा है उससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। जैसे मान लो दो परिवार है, एक परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करता है और आराम की वस्तुओं पर कम खर्च करता है। दूसरा परिवार आराम की वस्तुओं पर वर्तमान में ज्यादा खर्च करता है और शिक्षा स्वास्थ्य पर कम खर्च करता है। तो यहाँ पर अ, एक परिवार जो स्वास्थ्य पर कम खर्च कर रहा है, उससे वह परिवार जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो प्रभावित नहीं होता है। यहाँ ये माना जाता है कि सबका अपना स्वतंत्र निर्णय है। कोई व्यक्ति अ, क्या पसंद करता है, वो दूसरे से प्रभावित नहीं होता, वो अपना निर्णय लेता है, अपने विवेक से निर्णय लेता है। जैसे कहते हैं कि फैशन में ये चल रहा है इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं, नहीं। फैशन में चल रहा है उस धारा में नहीं बहना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनता है, वो स्वयं निर्णय लेता है। यहाँ पे ये बात छुपी हुई है। विभिन्न विकल्पों को व्यक्ति अ, एक क्रम में संजोता है, क्योंकि एक क्रम तय करेगा, एक प्रेफ़रेंस ऑर्डर बनाता है और फिर उसको प्रेफ़रेंस ऑर्डर को रखता है कि मुझे सबसे पहले किस काम को पूरा करना है। मुझे आज ₹100 मिले हैं, तो इन ₹100 मतलब परिवार में मिले हैं या मेरे पास मेरी जेब में है, तो इसको आज अ, कहाँ खर्च करना है और कैसे मेरा प्रबंधन करना है, ये देखना है। विवेकपूर्ण व्यवहार का संबंध केवल आर्थिक कल्याण से रहता है, यहाँ पे माना गया है। अ, 5वीं बात है कि विवेकशील स्थिति का समयपरक, विवेकशील स्थिति समयपरक है। मतलब समय के साथ ये बदलती रहती है, स्थिति के साथ ये बदलती रहती है। विवेकशीलता स्थिति तथा समयपरक है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक विवेकशीलता में अंतर हो सकता है। मतलब जो एक व्यक्ति का व्यवहार होता है, जब वो व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है या समाज का हिस्सा बनता है, तब उसका व्यवहार बदल जाता है। जैसे कई बार ये कहते हैं ना कि भीड़ का मॉब बिहेव, एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार से खुल कर के किसी की आलोचना या व्यवहार नहीं करता। जैसे आजकल ट्विटर पे एक स्थिति पैदा होती है कि कोई किसी की आलोचना कर रहा है। जैसे अभी कल ही ये बड़ी न्यूज़ बनी थी कि तनिष्क एक ज्वेलरी की बड़ी प्रेस्टिजियस भारत की ब्रांड है। उसने एक विज्ञापन दिया कि किस प्रकार से भारत की गंगा-जमुना संस्कृति जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग अ, जब एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं, यानी उसमें दिखाया गया है कि एक दूसरे धर्म को मानने वाली लड़की का विवाह एक दूसरे धर्म में होता है। उस विज्ञापन में ये था कि उसका मूल तत्व था अ, एक तत्व, कि हम एक तत्व से बने हैं, सब मानव मात्र हैं। उसमें एक हिंदू परिवार की लड़की का विवाह जब मुस्लिम परिवार में होता है, तो मुस्लिम परिवार में सगाई की रस्म-रिवाज नहीं है, जैसा हिंदू परिवारों में होती है। परंतु मुस्लिम परिवार उस हिंदू परिवार की हिंदू मतावलंबन की जो लड़की है बहू बनने वाली है,
उसका को खुश करने के लिए हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह समारोह वो सगाई समारोह करते हैं, रस्म-रिवाज, सगाई का रस्म करते हैं और उसमें वो तनिष्क का वो अ, जो जिसे कहते हैं कि तनिष्क का हार दिया जाता है मंगलसूत्र के रूप में और उसकी खुशियों को वो सारे लोग एक जगह होकर के कि हम एक मानव मात्र है, हम कैसे एक-दूसरे की खुशियों के लिए उन चीज़ों को अपनाते हैं, उसको देखा बड़ा प्यारा विज्ञापन था। अब ट्विटर पे ये विज्ञापन जैसे ही आता है और उसकी किसी ने आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये लव जिहाद है, ये एक धर्म विशेष के प्रति गलत विचार को प्रकट कर रहा है। अ, जैसे शशि थरूर कहते हैं पूर्व वर्तमान सांसद अ, वो ये कहते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की जो मिली-जुली संस्कृति है, भारत की खासियत ये है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं और वो एक बड़ा प्यारा संदेश उसको दिया गया लेकिन एक ट्रेंड चला। किसी ने आलोचना की, दूसरे लोगों ने और ज़्यादा आलोचना की और इतनी ज़्यादा आलोचना हो गई कि अंततः कनेक्ट्स को पहले तो उसके लाइक्स, डिसलाइक्स और कमेंट्स को हटाना पड़ा और अंततः उस विज्ञापन को हटा दिया। बहुत दुर्भाग्य। तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि व्यक्ति इतनी आलोचना कनेक्ट्स की नहीं करता। ये व्यक्तिगत व्यवहार है, ये उसका रेशनल भी है। लेकिन जब वो समाज का हिस्सा बनता है, तो वह रेशनैलिटी कहीं न कहीं खो देता है। वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है और भीड़ का हिस्सा बन कर के खुद को महत्व को खत्म कर देता है और वो वह व्यवहार करने लगता है जो व्यक्तिगत रूप से वो विवेकशील होते हुए करता। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामाजिक विवेकशीलता में अंतर हो सकता है। अब अ, अगले वीडियो में अ, आर्थिक विश्लेषण का प्रयोजन क्या है और आर्थिक सिद्धांत किसे कहते हैं और चर किसे कहते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तब तक नमस्कार, अपनी सेहत का ख़्याल रखिएगा और आप अ, ये जो नई तकनीकी हमारे स्टडी की है, उसको आप यूज़ करें और आपकी पसंद और नापसंद को लाइक डिसलाइक के माध्यम से अभिव्यक्त करें ताकि हमें पता लग सके कि आप क्या चाहते हैं और हम उसपे क्या सुधार कर सकें। तब तक के लिए पुनः एक बार नमस्कार।